चुंबक का परमाणुवीय मॉडल, जिसको एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेट। परमाणुवीय मॉडल ये होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यानी कक्षीय गति कर रहे हैं। और कक्षीय गति के साथ साथ वो अपनी जगह पर भी घूमते हैं, यानी स्पिन मोशन भी करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, चक्रण गति भी कहते हैं। तो होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है या सर्कुलर मोशन करता है, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो ऐसे चक्कर लगाने से एक धारा बनती है, विद्युत धारा बनती है। और उस विद्युत धारा को कौन सी धारा कहते हैं, चक्रण धारा कहते हैं। यही पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जब किसी आवेशित कण को गति कराई जाए, अब चाहे वृत्त में गति कराओ या कहीं पर भी गति कराओ, तो गति करने से क्या बनेगी, विद्युत धारा बनती है। और विद्युत धारा से क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर कोई वृत्त में धारा बन रही है, तो वृत्त में धारा बन रही है, या कोई चक्रण हो रहा है तो चक्रण के कारण धारा बन रही है, तो उस धारा के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ऐसे ऐसे कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं पदार्थ के अंदर, तो सभी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर ही रहे होते हैं। अगर यही सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हो जाएं, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। या इसको ऐसे समझ लो कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण भी बन रहा है। तो अगर सभी के जो चुंबकीय आघूर्ण हैं उनकी दिशाएं अलग अलग हो जाए, हर परमाणु के चुंबकीय क्षेत्र की या हर परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अलग अलग हो जाए, तो सब कट-पिट के एवरेज क्या आ जाएगा उनका, 0। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि सबकी दिशाएं लगभग समान हो जाएं, तो क्या होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अपने को मिलेगा उस पूरे पदार्थ के आसपास। तो इसी को कहते हैं कि जब कोई चुंबक होती है तो चुंबक इसलिए है वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इसलिए बना रही है क्योंकि उसके अंदर हर परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैसा है, एक ही दिशा में है। और एक ही दिशा में है इसलिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बन गया, और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना, इसलिए वो पदार्थ चुंबक बन गया। ठीक है, लेकिन हर चुंबकीय पदार्थ के साथ, हर चुंबकीय पदार्थ में हर परमाणु चुंबकत्व तो होता ही है, लेकिन उनकी दिशाएं क्या होती हैं, सब अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग होती हैं, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे कक्षीय गति कहते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं, इसे चक्रण गति कहते हैं। किसी पदार्थ का चुंबकत्व इन्हीं चक्रण और कक्षीय गति के कारण होता है। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप की तरह गति करता है, और इसके कारण प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण m, जिसको IA हम पढ़ चुके हैं, वो होता है। तो परमाणु के चुंबकत्व का अधिकांश भाग चक्रण गति कारण होता है। ठीक है, इसमें अब ये आगे अपन पढ़ेंगे पदार्थ, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, 3 प्रकार के पदार्थ। और इन सब में अच्छी बात है कि एक याद कर लो, बाकी के 2 अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, और कौन सा याद करना है अपने को, लोह चुंबकीय पदार्थ, इसको याद कर लो। तो लोह चुंबकीय पदार्थ अगर याद हो गया तो फिर बाकी के दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले लोह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो इसमें लिखा है वही बाकी के दोनों में लिखा है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकन क्षेत्र में बोल रहा हूं तो ये इसका मतलब है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंडरलाइन कर लो, दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली रूप से चुंबकित होते हैं। शक्तिशाली रूप से, यानी आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो मेन परिभाषा लोह चुंबकीय पदार्थ की क्या हुई कि ये वो पदार्थ हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही
अधिक शक्तिशाली रूप से चुंबकित होते हैं। अब इनके गुण देखो। पहला, इन पदार्थों की छड़ों को चुंबकन क्षेत्र में रख दिया तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें एक चुंबकीय पदार्थ की छड़ ली अपन ने और उसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, एन और एस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी, एन एस के समांतर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी समांतर? क्योंकि हमें पता है कि इस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में हो। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो समांतर होना ही है, ठीक है, क्योंकि फिर एन एस को आकर्षित करेगा, एस एन को आकर्षित करेगा, तो समांतर हो जाएंगे। दूसरा, इन पदार्थों का ताप पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है, चुंबकत्व घटता है। यानी लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म करें तो क्या होगा? इनका चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। और एक निश्चित ताप होता है जिसको कहते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी ताप पर इसका मान चुंबकत्व घटते 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 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे आयरन के लिए होता है कितना? 770। निकल के लिए कितना होता है? 360। कोबाल्ट के लिए सबसे ज़्यादा होता है और वो होता है 1120 डिग्री सेल्सियस। इसको यानी ये वो ताप होता है जब हम लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो इस ताप पर उनका चुंबकत्व घटते घटते 0 हो जाता है। तो ये याद कर लेना, 3 ही हैं, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे और ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तीसरा क्या है? अगर एक यूट्यूब ले लो और इसमें अपन किसी लोह चुंबकीय पदार्थ का इसके अंदर हम लिक्विड भर दें, लिक्विड फॉर्म में भर दें, तो एक जो भुजा है इसकी तरफ अपन क्या बना दें? चुंबकीय क्षेत्र लगा दें एक भुजा की तरफ, यानी एक चुंबक लगा दी इधर। तो ये चुंबक जो है इसको क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी। बाहरी चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, लेकिन कौन से चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करती है? लोह चुंबकीय पदार्थ को। तो लोह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित इसलिए करती है क्योंकि वो उसी दिशा में चुंबकित होते हैं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो इसलिए वो आकर्षित करती है। तो आकर्षित करेगी तो उसमें लिक्विड क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो वही लिखा है, ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि नीचे तो कोई तीव्रता है नहीं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की कम है, और इधर क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तीव्रता है। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ चिपकाया है अपन ने, और जब यहाँ लगाया है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी, यहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी, तो कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। तो सीधे सीधे ये हो गया कि अगर हम कोई लिक्विड ले लें लोह चुंबकीय पदार्थ का, तो वो कहाँ से कहाँ गति करेंगे? कम चुंबकीय तीव्रता से अधिक चुंबकीय तीव्रता की ओर। अब आ जाओ अगला, लोह चुंबकीय पदार्थों में किस प्रकार से ये चुंबकत्व बनता है? होता यह है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में परमाणु छोटे छोटे समूह बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं, समूह को कहते हैं डोमेन। होता ही है, इसमें यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में अपन देखें तो ये जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ है ये, और इस लोह चुंबकीय पदार्थ में कुछ ऐसे डोमेन बने हुए हैं। डोमेन मतलब ये कॉलोनीज बनी हुई हैं, प्लॉट कटे हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर इस कॉलोनी, ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में सारे के सारे जो परमाणु थे वो सभी एक दिशा में थे, ठीक है। यानी इतने पार्ट में सबका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में था। इधर जो रह रहे थे उन सबका इधर था, ठीक है, और इधर जो रह रहे थे उनका इधर था। मान लो सभी का, एक कॉलोनी में सब एक थे, इनका इधर था, इनका इधर था, और इनका इधर था, मान लो। तो बताओ परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 0। सब कॉलोनी की अलग अलग है। उसी तरीके से पूरा इंडिया है, समझ लो, एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, हजारों कम्युनिटी हैं, है ना। यूपी में चुनाव चल रहे हैं ना, सब अपने अपने नेता जो अपनी अपनी कम्युनिटी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले सब कोई इस दिशा में है, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, एक कम्युनिटी एक ही दिशा में है।
अब उसको एक दिशा में दूसरी दिशा में लाना है तो बाहर से एक लीडर लाना पड़ेगा, बाहर से लाना पड़ेगा लीडर, फिर वो भाषण देगा, है ना, तो कोई भाषण देगा, वो कहेगा कि तुम्हें नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो फिर ये सारे के सारे क्या होंगे, एक पर्टिकुलर दिशा में अलाइन कर लेंगे अपने आप को, एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो ये कॉलोनी वाले इस दिशा में आ गए, इसके देखो इसके बराबर हो जाएंगे, ये इधर फिर चले गए। और ये क्या होगा, जब कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अपन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, तो स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इन सब कॉलोनीज में, कॉलोनीज को कहते हैं डोमेन, इन डोमेन में जो अलग अलग दिशाओं में सभी परमाणु थे, परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण थे, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र उन सबको क्या कर देता है, एक दिशा में बना देता है। तो फिर इस पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो क्या बन जाता है, चुंबकीय, एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। अभी नहीं करेगा, अभी इतना वाला पोर्शन कर सकता है, इतना कर सकता है, इतना कर सकता है, लेकिन नेट तो जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बाहर से अगर अपन एक कोई स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र लगा दें तो फिर सभी के सभी एक ही दिशा में आ गए, सबके समझ में आ गई कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसी दिशा में चलो। तो जब इसी दिशा में चलो तो फिर इसका भला होगा, यानी पूरा का पूरा चुंबक बन जाएगा। तो ये है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में परमाणु के ऐसे समूह बन जाते हैं जिनसे सभी परमाणुओं के चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कैसा रहे, समान दिशा में रहे। और इन समूहों को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में बहुत परमाणु रहते हैं, यानी एक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 परमाणु हो सकते हैं। अब आ जाओ इधर, लोह चुंबकीय पदार्थों में अब ये क्या क्या ध्यान रखना है। लोह चुंबकीय पदार्थों में ये जो म्यूआर है, म्यूआर होती है सापेक्ष चुंबकनशीलता। क्या होती है, सापेक्ष चुंबकनशीलता। सापेक्ष चुंबकनशीलता ये डिसाइड करती है कि इन पदार्थ को अगर हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो उस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कितना भाग अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यानी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होंगी तो उन बल रेखाओं को कितना अपने अंदर जाने देंगे। ठीक है, तो म्यूआर से क्या डिसाइड होता है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की कितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से पास होंगी। जितना ज़्यादा म्यूआर होगा उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं उसके अंदर से पास होंगी, और म्यूआर जितना कम होगा उतनी ही कम जाएंगी। तो इसमें लोह चुंबकीय पदार्थों में म्यूआर का मान बहुत बहुत ज़्यादा होता है 1 से। तो 1 से चूंकि बहुत ज़्यादा होता है म्यूआर का मान, इसका मतलब है कि इसमें चुंबकीय पदार्थ, इसमें जो बल रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा एंटर कर जाती हैं। तो कितना होता है 1 से ज़्यादा, ये देखो आप 10⁻3 से 1000 से लगा के 1 लाख तक हो सकता है। ठीक है, तो म्यूआर का मान बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। के यानी काई, जो अपन ने काई बनाया था, काई क्या होती है बताओ, के क्या होता है, के यानी काई, चुंबकन प्रवृत्ति, टेंडेंसी, चुंबकन प्रवृत्ति थी ना। चुंबकन प्रवृत्ति क्या थी, कोई पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित हो जाता है उसको चुंबकन प्रवृत्ति कहते थे। तो यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान चुंबकन प्रवृत्ति का मान भी अधिक और धनात्मक होता है, अधिक होता है और धनात्मक होता है। इसका मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ आसानी से चुंबकित हो जाते हैं। इन पदार्थों में प्रारंभ में H का मान बढ़ने पर I का मान बढ़ता है, यानी H समानुपाती I होता है प्रारंभ में, क्योंकि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब पदार्थ अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेता है, मतलब ये I का मान जितना बढ़ना था बढ़ गया, फिर बाहर से और कितना भी चुंबकीय क्षेत्र लगा लो, फिर I का मान और नहीं बढ़ता है और I का मान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कि यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे के सारे जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं ना, तो हर डोमेन के जो परमाणु हैं वो सारे के सारे एक ही दिशा में आ जाएं, ऐसा नहीं होता। इसके अगर 90% आ गए, सबके सब कॉलोनीज के 90% अगर डोमेन 90% परमाणु एक साथ एक ही दिशा में आ गए, 10% भले ही नहीं आए, तब भी एक बहुत स्ट्रांग चुंबक बन जाता है। ठीक है ना,
कुछ तो होंगे ही ना, कुछ भी कर लो वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही यहाँ इसमें होता है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको कितना भी स्ट्रांग कर लो आप, लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होंगे वो जो है अभी अलाइन नहीं होंगे, तो जितने होने थे वो सारे हो गए, तो फिर आई का मान लगभग क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो वही एक ग्राफ बनाया होगा, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये आई और एच के बीच में ग्राफ है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि पहले तो शुरुआत में समानुपाती का संबंध आ रहा है लगभग, और उसके बाद फिर एच का मान बढ़ाने पर आई बढ़ता है, लेकिन फिर कैसा हो जाता है, ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। तो ये थे आपके पास लोह चुंबकीय पदार्थ। अब ऐसा ही अणुचुंबकीय पदार्थ है, और अणुचुंबकीय पदार्थ में लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे ही गुण होते हैं, लेकिन थोड़े कम। क्या होते हैं, थोड़े से कम। कम का मतलब कम, जैसे अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होगा, बाहरी क्षेत्र के समांतर तो होंगे, लेकिन उसमें लिखा था अपन ने स्ट्रांग, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। और ये क्या प्राप्त करेंगे, समांतर ही प्राप्त करेंगे, उसी दिशा में प्राप्त करेंगे, लेकिन कमजोर चुंबकत्व प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ही चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जैसे Na है, K है, Mn है, Mg है, Al है, O2 है, ये सब गुण देखो। इन पदार्थों की छड़ों को चुंबकन क्षेत्र में रखें तो ये भी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित होते हैं। इन पदार्थों में भी ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व घटेगा, उसमें भी घट रहा था, इसलिए मैंने बताया था एक याद कर लोगे तो बाकी सब याद हो जाएंगे। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह भी क्या होगा, कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र में ही आकर्षित होंगे। इन पदार्थों में म्यू का मान 1 से कुछ अधिक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता कि जो है 1000 से लगा करके 1 लाख हो जाए। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और उसमें बहुत बहुत ज़्यादा होता है। म्यू का मान 1 से कुछ अधिक होता है। के का मान भी धनात्मक होता है, लेकिन कम, उसमें के का मान भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें वही गुण है, लेकिन थोड़े से कम। इसमें क्या होता है, आई समानुपाती क्या होता है, एच होता है, तो इसमें सीधी रेखा आती है। इसमें क्या होती है, ये ध्यान रखना है, इसमें ये थोड़ा अलग है। आई समानुपाती एच होता है, तो इसमें क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी, क्योंकि बहुत कम चुंबकत्व ये धारण करते हैं, इसलिए आई और एच एक दूसरे की समानुपाती होते हैं। अणुचुंबकत्व का गुण ये भी ठोस और द्रव, ठोस और गैसों दोनों में पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और अब है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय ये उल्टे होते हैं, ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय अणुचुंबकीय के उल्टे हैं, यानी सारे गुण पलट जाएंगे। अब क्या है, ये वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र H में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ चुंबकत्व के गुण प्राप्त करते हैं। विपरीत दिशा में, उसी दिशा में नहीं। तो प्रति का मतलब ये उल्टा, तो विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ उदाहरण हैं, Hg है, Ag है, Au, Pb, कुछ एक उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं एक इन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखूं तो वो क्या होगी, ये लंबवत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रतिकर्षण होता है तो लंबवत हो जाती है। दूसरा, प्रतिचुंबकत्व गुण ताप पर निर्भर नहीं करता, उस पर ताप पर निर्भर कर रहा था दोनों में, इसमें ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप बढ़ाओ तो घटता बढ़ता नहीं है ये। इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उल्टा अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम की ओर जाएंगे, ये वो कम से अधिक की ओर जाते थे, ये तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित की जगह प्रतिकर्षण होना चाहिए, क्योंकि धक्का दे रहे हैं ना वो, तो अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर जाते हैं, ऐसा लिख लो। आकर्षण की जगह कम की ओर गति करते हैं, गतिमान होते हैं। अब चूंकि इसमें विपरीत दिशा में ये चुंबकित होते हैं, इसलिए इनका मान जो है म्यू आर का मान 1 से कम होता है, क्योंकि इनका काम उल्टा है।
तो इसलिए 1 से कम होगा इनका मान 1 से कम होता है। के का मान ऋणात्मक होता है, ध्यान देना है, के का मान धनात्मक नहीं होता, के का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है और कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहे हैं, इसलिए के का मान ऋणात्मक है। प्रति चुंबकीय पदार्थों में H समानुपाती I तो होता है, लेकिन H समानुपाती -I लेते हैं, तो इसलिए ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ पर विशेष ध्यान देना, ये एनसीईआरटी ग्राफ है, एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ऐसा बनेगा। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थों गुण ठोसों और द्रव इनमें होता है, ये मालूम है। एक होता है, एक और थ्योरी देखें थोड़ी सी, माइजनर इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब किसी अतिचालक पदार्थ को, सुपर कंडक्टर को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, बाहर सुपर कंडक्टर समझते हैं क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है। सुपर कंडक्टर कौन होते हैं? जिनका प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है। तो उसमें अगर एक बार धारा बहा दी तो जब तक वो पदार्थ रहेगा तब तक धारा बहती रहेगी। ठीक है, आजकल खोज चल रही है ऐसी, उससे फ़ायदा ये होता है कि एक बार अपन ने, जैसे मान लो सुपर कंडक्टर के अपन ने मोबाइल बना लिए, या सुपर कंडक्टर की कोई बैटरी बना ली, ठीक है, हाँ, तो एक बार चार्ज कर दी तो फिर दोबारा उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस वो अनंत काल तक चार्ज रहेगी। क्योंकि एनर्जी खर्च काय में होती है? किस में होती है? प्रतिरोध में। धारा बहती है तो प्रतिरोध में होती है। और अगर हम कोई इलेक्ट्रिक उपकरण ऐसा बना रहे हैं जिसमें प्रतिरोध के कारण कोई धारा, प्रतिरोध में इसमें धारा तो बह रही है लेकिन प्रतिरोध 0 है, तो कोई भी खपत होगी नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध 0 हो जाता है उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो इनको अगर हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र H में रख देते हैं तो उनका जो कुल चुंबकीय प्रेरण है या कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हो जाता है। कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या था? B0 + Bi। तो ये 0 हो गया तो B = क्या होगा? -Bi। B की वैल्यू मालूम है μ0H होती है, और Bi की क्या थी? μ0I। μ0 काट दो तो I/H = क्या आया? -1। अच्छा, I/H क्या होता है? K होता है, काई होता है, तो काई = क्या आया? -1। तो काई = -1 यहाँ पर सुपर कंडक्टर के लिए कह सकते हैं। तो फॉर सुपर कंडक्टर, फॉर सुपर कंडक्टर काई = या K = क्या होता है? -1। अब K की जगह -1 लिख दोगे, देख फार्मूला था μr का, तो μr क्या हो जाएगा? 0। क्या फार्मूला था μr का? μr बराबर एक और था, B/B0 नहीं, काई के बीच में संबंध, μr और K में संबंध था एक, 1 + काई। तो अगर मैं काई की जगह -1 लिख दूं तो μr 0 हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर के लिए μr 0 होता है, यानी सापेक्ष चुंबकनशीलता 0 होती है सुपर कंडक्टर। तो अतिचालक जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं? पूर्णतः प्रतिचालक की तरह काम करते हैं। पूर्णतः प्रतिचालक, इसको अंडरलाइन करना। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचालक होते हैं या प्रतिचुंबकीय होते हैं, पूर्णतः प्रतिचुंबकीय। अब देखो, एक है शैथिल्य वक्र, इसको भा को शा कर लो, शैथिल्य वक्र है। शैथिल्य वक्र, इसको BH वक्र कहते हैं। देखो, इस वक्र पे ध्यान देना है, ठीक है। इस पे
एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनता है, चुंबक में थ्योरेटिकल ज़्यादातर इस वाले से आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये है एच, एक्स अक्ष पर क्या लिया है? एच। एच कौन सा चुंबकीय क्षेत्र था? हैं? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र था? क्या मंत्र पढ़ रहे हो? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। एच था बाहरी चुंबकीय क्षेत्र और बी था कुल चुंबकीय क्षेत्र जो उसके अंदर बना। किसके अंदर? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई पदार्थ रख दिया तो उस पदार्थ में जो कुल चुंबकीय क्षेत्र बना वो बी है। समझ में आई? एच क्या है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, और बी क्या है? कुल चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे समझ लो कि एच है टीचर, शिक्षक, ठीक है, एच है शिक्षक का ज्ञान, और बी है स्टूडेंट के अंदर जो कुल ज्ञान बन गया, कुछ शिक्षक ने दिया, कुछ उसने थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया, तो कुल ज्ञान जो बना वो बी है। बस इसी को ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें ध्यान रख ली तो फिर ये पूरा वक्र समझ में आ जाएगा। अब देखो इसकी कहानी। ये पहले एच था, ये मूल बिंदु पे दोनों जीरो थे, स्टूडेंट भी और एच भी। टीचर के पास ज्ञान तो था लेकिन वो दे नहीं रहा था, अभी मूल बिंदु पे थे क्योंकि फीस जमा नहीं हुई थी, तो इसलिए ये दोनों कैसे थे? अभी फिलहाल जीरो पे थे। अब हमने धीरे धीरे एच बढ़ाया, टीचर ने अपना ज्ञान परोसना शुरू किया, तो स्टूडेंट के अंदर भी ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। ये वाला रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये बी बढ़ा, यानी एच बढ़ा। तो शुरुआत में तो क्या होता है, जब पहली क्लास होती है या जब सुबह 8 बजे आते हैं तो एच समानुपाती बी होता ही है, यानी जितना पढ़ते हैं वो समझ में आता है, ताज़ा ताज़ा चले के आए जोश जोश में, चलो आज पढ़ेंगे, आज से, है ना अभी नहीं पढ़ा, आज से पढ़ेंगे। तो एच समानुपाती क्या होता है? बी होता ही है। फिर धीरे 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 क्या होता है, जितना दिमाग की क्षमता थी, ये कितने बजे थे? 8 से बज गए फिर कितने? 9, 1 घंटे तक तो यहाँ तक आया। इसके बाद टीचर ने और ज्ञान बढ़ाया तो ये कांस्टेंट हो गया, अब नहीं बढ़ रहा, नहीं अब नहीं बढ़ रहा। तो ये जो चुंबक है, मतलब एक चुंबकीय पदार्थ था, उसको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में H 0 है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है, B भी 0 है। जैसे जैसे H बढ़ाया तो शुरुआत में तो H B के समानुपाती दिख रहा है, जितना H बढ़ता है उतना ही B भी बढ़ता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 नियत हो जाता है, ये इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट, ए पॉइंट पर। इसके बाद H का मान आप कुछ भी बढ़ा लो, अब और नहीं बढ़ेगा, तो B यहाँ पर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, टीचर को समझ में आई यहाँ पे कि इसमें से आधे बच्चों की तो फीस जमा नहीं है, तो अपन ने ज्ञान पूरा दे दिया, तो क्या करेगा? H को कम करेगा। अब ज्ञान वो कम करेगा, तो कम करेगा तो इधर से भी ज्ञान कम होना शुरू हो जाएगा। अब निकालना शुरू कर दिया उसने, फीस जमा नहीं है तो निकालना शुरू कर दिया, तो निकालना शुरू कर दिया तो अब ग्राफ ऐसे आएगा। क्या वैसे ही आएगा? बताओ, पलट के वैसे ही आएगा क्या? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ाता वैसे ही घटेगा क्या? वैसे वैसे नहीं घटता, अब कम घटेगा। अब जो है कम घटेगा, तो कम घटेगा तो ग्राफ ऊपर से आएगा ऐसे, और उसने H 0 कर दिया, तब भी उस स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ बचा रहेगा। तो C पॉइंट क्या है? ये क्या हो रहा है? तो C पॉइंट क्या है? C पॉइंट पर H तो 0 हो गया लौटते समय, लेकिन अभी भी कुछ B उसके दिमाग में बचा हुआ है। तो
ओ से सी यानी H का मान शून्य होने पर भी, यहां पर दिख रहे हैं अपन, H का मान शून्य होने पर भी B शून्य नहीं होता, B शून्य नहीं होता। ठीक है, अर्थात छड़ को चुंबकित करके फिर से अगर हम विचुंबकित करें, यानी H को हटा भी लें, तब भी छड़ में कुछ चुंबकत्व शेष रहता है। इसको अवशिष्ट कहते हैं, इसको अवशिष्ट कहते हैं इसको, और इसकी माप को कहते हैं धारणशीलता। क्या कहते हैं? धारणशीलता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल यानी रह गया जो, रेसिडुअल माने जो रह गया, ओसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। और चूंकि इसने कुछ धारण कर लिया तो इसका नाम क्या हो गया? धारणशीलता। तो ओ से सी क्या हुई? ये पूछेंगे परीक्षा में, ओ सी बताओ क्या है, तो ये है धारणशीलता, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब आ जाओ, अब वो टीचर कहता है कि जितना बच गया वो भी मैं इसको शून्य करके ही मानूंगा। कहना ऑफलाइन ही आओ। कौन है वो? प्रिया। हाँ, तो कहना उसमें जो पर्सनल चैट रूम है उसमें लिंक डालिए। पर्सनल चैट रूम होगा एक, उसमें लिंक मिली है, कहना उसमें है। ठीक है, तो यहाँ ओ सी है ना, ये सी पर, अब सी पर क्या चाहता है वो? ये बिल्कुल जीरो हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा बढ़ाना पड़ेगा। सही कह रहा है, क्योंकि ये अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा। अब पहले उसने बताया था कि चुंबक को लटकाओ तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, अब वो कहेगा नहीं देखो मैंने गलत बताया था, पूर्व पश्चिम में ठहरती है। तो कुछ मान लेंगे, यहाँ टीचर कह रहे हैं तो सही होगा। तो फिर वो इधर उल्टा पढ़ाना शुरू करता है, ने एच की दिशा बदल दी, तो फिर वो धीरे धीरे जो भरा था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो कम होना शुरू होता है, और टीचर की पूरी ताकत लगाने पर एक जगह पर आकर के वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर रुक गया वो, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ रुक गया डी पर। तो ओ से डी क्या हुआ? यहाँ पर वो ताकत, वो फोर्स जो टीचर को लगाना पड़ा उसका चुंबकत्व को जीरो करने के लिए, उसका ज्ञान जीरो करने के लिए, इसको कोर्सिव फोर्स कहते हैं। कोर्सिव अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं, यहाँ लिखा होगा कुछ, क्या बोलते हैं? निग्रहिता। नहीं, इधर लिखा होगा ना, निग्रह बल। निग्रह बल लिखा है कहीं? हिंदी थोड़ी सी अजीब सी होती है, इसलिए अंग्रेजी की याद रखो, ये लिखा है, निग्रह बल कहते हैं। ठीक है, कोर्सिव फोर्स या निग्रह बल कहते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे कहानी। यहां पर भी टीचर माना नहीं, उसने ज्ञान कितना कर दिया सब बच्चों का? जीरो। अब वो कहता है कि मैं अब उल्टा पढ़ाता हूं, तो फिर वो और आगे इसी एच की दिशा को जारी रखता है नेगेटिव में। तो एच आगे गया, मतलब नेगेटिव में, तो फिर वो उल्टा ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी कि उसमें अब जो एक दिशा में चुंबकत्व बना था, अब यहाँ तो जीरो हो गया था, अब विपरीत दिशा में चुंबकत्व का गुण उस पदार्थ में आने लगता है, विपरीत दिशा में। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे ही बढ़ता है जैसे इधर बढ़ा था, इधर बढ़ा था ना ऐसे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है? ये बढ़ते बढ़ते नेगेटिव बढ़ते बढ़ते फिर स्टूडेंट को यहाँ समझ में आता है ये तो उल्टा पढ़ा रहा है, यहाँ पर फिर रुक जाता है वो कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में क्या आ जाती है? संतृप्त अवस्था आ गई। अब फिर सबकी भीड़ जमा हो गई, तो टीचर कहता है चलो अब सही बताता हूँ। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अब बताओ क्या करना पड़ेगा? पहले तो अब इस दिशा में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एच लगाना पड़ेगा और सही पढ़ाना पड़ेगा। और कहाँ तक सही पढ़ाएंगे तो ये ग्राफ फिर से वैसे ही बनेगा क्या? अब कुछ तो अब ऐसे उल्टा ऐसे ही बनेगा क्या? अब थोड़ा नीचे से आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना नेगेटिव ज्ञान तो भरा हुआ है ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ वैसा के वैसे ही पॉजिटिव नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होगा। और यहाँ आकर के अभी भी कुछ नेगेटिविटी रह जाएगी, और उसके बाद फिर एच फिर बढ़ेगा,
तो फिर ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसको बोलेंगे एक साइकिल, यानी पहले 0 होगा फिर बढ़ेगा पॉजिटिव। इसको बोला अपन ने एक साइकिल, एक चक्र हुआ है। और एक चक्र में हमने क्या किया, सोचो, एक चक्र में हमने ये किया कि पहले H भी 0 था और B भी 0 था, ठीक है। H बढ़ाया तो B बढ़ा, H के किसी मान के लिए B संतृप्त अवस्था पर पहुंच गया, यानी B की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। फिर H कम किया तो B कम हुआ, लेकिन B उसी तरीके से कम नहीं हुआ जिस तरीके से बढ़ा था, वो थोड़ा कम हुआ। तो फिर H 0 हो गया तो उस पर B 0 नहीं हुआ, B बचा रहा। तो B बचा रहा तो OB लाइन क्या हुई, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। उसके बाद H को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया तो फिर वो धीरे धीरे 0 शुरू होना हुआ। एक जगह पे आके D पॉइंट पर आके आप देखोगे 0 हो गया B, तो इसको निग्रह बल किया। H के इस मान को क्या कहेंगे, निग्रह बल कहेंगे। उसके बाद H का मान नेगेटिव डायरेक्शन में और बढ़ाया तो अब उस पदार्थ में नेगेटिव दिशा में, यानी विपरीत दिशा में फिर चुंबकत्व बढ़ना शुरू हुआ। फिर से E पॉइंट पर सैचुरेशन आ गया। फिर दोबारा हमने H का मान फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया तो E से फिर चुंबकत्व घटना शुरू हुआ और कितना हो गया, G पे जाके 0 हो गया। और उसके बीच में F और आ रहा है, यानी H का मान 0 करने पर नेगेटिव दिशा में या विपरीत दिशा में जो चुंबकत्व बना था वो 0 नहीं हुआ, वो कुछ बचा रहा, ठीक है। उसके बाद H का मान और बढ़ाएंगे तब यहाँ G पे जाके 0 होगा। अब G पे फिर से 0 कर दिया अपन ने, अब H का मान और बढ़ाया तो फिर उस धनात्मक दिशा में चुंबकत्व का मान और बढ़ा और फिर सैचुरेशन आ गया। इसको कहते हैं एक चक्र। इसी चक्र को अगर बार बार दोहराते रहें, यानी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकित करें फिर विचुंबकित करें, इसमें यही तो हो रहा है, पहले चुंबकित कर रहे हैं फिर विचुंबकित कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं फिर विपरीत दिशा में उसको चुंबकित कर रहे हैं, फिर दोबारा उसको 0 कर रहे हैं, फिर एक ही दिशा में चुंबकित कर रहे हैं। तो ऐसा करने से, बार बार करने से वो चुंबकीय पदार्थ है वो गर्म होने लगता है और हीट उत्पन्न करता है। और वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो इसके क्षेत्रफल से पता चलेगा। ये क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्षेत्रफल कम होगा तो ऊष्मा उत्पन्न कम होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे के उसी को अपन पढ़ लेते हैं तो थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। मानना मत कि जो है स्टूडेंट टीचर ही है, कोई टीचर ऐसा करता नहीं है ना। आप सोचो कि सर ने कहा है तो सब ऐसे ही करते होंगे, है ना। जब चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकन क्षेत्र H में रखते हैं तो प्रारंभ में H बढ़ाने पर क्या होता है, B का मान बढ़ता है। तो H बराबर OM पर B का मान अधिकतम होता है और छड़ अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेती है। वह इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। इसके बाद H का मान कम करने पर भी B का मान OC पर, यानी H का मान तो 0 हो गया परंतु B 0 नहीं होता, अर्थात छड़ को चुंबकित करके चुंबकन क्षेत्र हटा लें, यानी H को 0 कर दें, तब भी छड़ में चुंबकत्व शेष रहता है। इसको अवशिष्ट या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, रेसिडुअल। इसकी माप को कहते हैं धारणशीलता। इसके बाद H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाने पर H बराबर OD पर, H का मान जो OD पर B 0 हो जाता है। B क्या हो गया, 0 हो गया, अर्थात छड़ पूर्णतः विचुंबकित हो जाती है। और जिस H के जिस मान पर यह पूर्णतः विचुंबकित होती है उसको कौन सा बल कहते हैं, निग्रह बल, कोर्सिव फोर्स। इसके बाद H का मान और बढ़ाएं अगर विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में संतृप्तता प्राप्त होती है। पुनः H का मान प्रारंभिक दिशा में बढ़ाने पर शैथिल वक्र क्या प्राप्त होता है, ACDEF HGA। इस वक्र के क्षेत्र से, इस वक्र के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल लिख देना, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से चुंबकत्व के एक चक्र में खर्च ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और शैथिल्य हानि जो होती है
वो होती है, इसका एक सूत्र है छोटा सा, याद रखिएगा, कुल शैथिल्य हानि VAFT। V चुंबकीय पदार्थ का आयतन होता है, A लूप का, वो जो लूप बन रहा है उसका क्षेत्रफल होता है, F आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में आपने कितनी बार ऐसा किया है, और T है कुल कितना समय लिया है। तो VAFT याद रख सकते हैं, VAFT शैथिल्य हानि VAFT। ठीक है। अब कुछ पदार्थ हैं उनके लिए अपन देखें, जैसे ये पदार्थ, कुछ पदार्थों के अपन ने यहाँ पर शैथिल्य वक्र बनाए। ये ऊपर वाला जो बनाया है सॉफ्ट आयरन के लिए बनाया, और ये वाला जो बनाया है ये स्टील के लिए बनाया। ठीक है, ये बना है, आप देखेंगे ये वाला स्टील के लिए और ये वाला सॉफ्ट आयरन के लिए। तो नरम लोहा क्या होता है, इसकी जो धारणशीलता है ये ज़्यादा होती है। तो देखो ऊपर बन रहा है, इसको यूज़ करते हैं अपन अस्थायी चुंबकत्व बनाने में। नरम लोहे का यूज़ करते हैं अस्थायी चुंबकत्व बनाने में। इसके लिए निग्रह बल का मान भी कम होता है, पतला होता है ग्राफ, तो निग्रह बल का मान कम होगा अगर पतला है। तो ये अब निग्रह बल का मान कम है तो इसका मतलब इसको आसानी से आप चुंबकित कर सकते हो और आसानी से ही इसको विचुंबकित कर सकते हो। इसकी पारगम्यता अधिक होती है, म्यू बराबर B/H। पारगम्यता अधिक होने का मतलब है कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेता है। इसका यूज़ करते हैं आर्मेचर कोर है, टेलीफोन का डायग्राम है, या स्पीकर होता है उसको बनाने में करते हैं। तो ये इनके यूज़ हैं। जहाँ पर हमें बार बार चुंबकित या विचुंबकित करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम इस नरम लोहे का उपयोग करते हैं। इसके बाद होता है स्टील। स्टील की जो धारणशीलता है वो कम होती है, इसका उपयोग स्थायी चुंबकित बनाने में करते हैं। ठीक है, और निग्रह बल का मान इसके लिए अधिक होता है, मतलब एक बार आपने चुंबकित कर दिया उसको तो फिर उसको विचुंबकित करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत अधिक H की आवश्यकता पड़ेगी विपरीत दिशा में। इसको अगर हम विचुंबकित और चुंबकित करते हैं तो शैथिल्य हानि ज़्यादा होती है, यानी ठीक है, पारगम्यता इसकी कम है। कोबाल्ट स्टील है, स्थायी चुंबक के लिए बनाने के लिए ठीक होता है, परंतु आधुनिक चुंबकें मिश्र धातु जैसे टिकोनल या एल्निको की बनाई जाती हैं। अब इसमें अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया था 2m sin θ/2, और क्या होता है बटे थीटा। थीटा किस में लेते हैं, रेडियन में। ठीक है, अब आ जाओ एक छोटा सा और टॉपिक है स्पर्शज्या धारामापी। ठीक है, ये क्या होता है इसको देखें। स्पर्शज्या धारामापी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कौन सा धारामापी किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये काम करेगा बताओ, टेंजेंट लॉ पर, स्पर्शज्या नियम पर। और टेंजेंट लॉ क्या होता है, टेंजेंट लॉ होता है B बराबर BH tan थीटा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम दो चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं एक दूसरे के लंबवत, एक B ले लिया और एक BH ले लिया, और ये चुंबकीय सुई हम BH के साथ थीटा कोण पर रख देते हैं। तो B बराबर क्या होता है BH tan थीटा। अब इसमें B और BH कौन से लेते हैं, BH तो पृथ्वी का ले लिया और B कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, और इन दोनों को लंबवत रख के इसके बीच में ये जो चुंबकीय सुई है या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है वो बीच में रख दिया। तो इसकी चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। अब आप कहोगे ये B कहाँ से बना, B हम टेंजेंट लॉ में तो बाहर से एक चुंबक रखते थे, यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र हमें B बनाना पड़ेगा। और बनाएगा कौन, इसके अंदर ये कॉइल होती है, सर्कल में दिख रही है कॉइल, इस कॉइल में होते हैं बहुत सारे फेरे, एक कॉमन होता है पॉइंट, और फिर जैसे मान लो इसमें दो फेरे, दो लपेट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 50 फेरे लपेट के यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, 500 फेरे लपेट के यहाँ एक पॉइंट बना दिया। तो अगर मुझे मान लो इसमें 500 फेरों को यूज़ करना है तो मैं एक तार यहाँ लूँगा और एक 500 वाले पॉइंट पर लगा दूंगा। तो इसका मतलब इसमें जब धारा बहाएंगे तो कितने टर्न में धारा बहेगी, 500 टर्न में धारा बहेगी। मुझे मान लो 2 ही टर्न का यूज़ करना है
तो मैं एक पॉइंट यहाँ कॉमन लूँगा, ये कॉमन पॉइंट होता है, और एक दूसरा तार इस 2 से जोड़ दूंगा, तो इधर से जब धारा बहेगी तो 2 टर्न में धारा बह के बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो ये जो कॉइल बन रही है, इस कॉइल के केंद्र पर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र धारा बहने पर। और चुंबकीय क्षेत्र आप बताओ कौन सी दिशा में बनेगा? इसके अंदर बताओ कौन सी दिशा में बनेगा? इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, थियोरेटिकल पॉइंट, जरा जल्दी से बताओ कौन सी दिशा में बनेगा? अगर मैं इसमें धारा बहा दूं तो कौन सी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? अरे आप ये पूछो ना कि सर कौन सी दिशा में आप धारा बहा रहे हो, तब तो बताएंगे। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा बह रही है तो केंद्र पर बाहर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और क्लॉकवाइज दिशा में धारा बह रही है तो अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब सोचो जरा, क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चुंबकीय क्षेत्र है किधर? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू, आप अपने हिसाब से सोचो। साउथ पीछे है आपके लिए, नॉर्थ सामने है, तो साउथ टू नॉर्थ क्या हो गया? इधर इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, BH है। अब मुझे एक चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत बनाना है, और वो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ये कॉइल बनाए, तो इस कॉइल को यहां पर कैसे रखना चाहिए? ये दक्षिण से उत्तर हो गया, इसके लंबवत ईस्ट वेस्ट होगा ये वाला, तो चाहे तो इधर बना लो या इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे चुंबकीय क्षेत्र इधर बन जाए या चुंबकीय क्षेत्र इधर बन जाए, तो कॉइल को इस जगह पर कैसी रखनी चाहिए? ऊर्ध्वाधर ऐसी रखनी चाहिए ना? ऐसी रखेंगे कि ऐसी रखेंगे? बताओ कैसे रखना चाहिए? अगर हम ऐसे रखेंगे तो अगर ये इधर से देखने पर अगर क्लॉकवाइज धारा बह रही है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, और अगर मान लो ऐसे बह रही है तो इधर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, तो वो इसके क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो कुंडली का तल हमने इधर रखा, ऐसे किधर रखा? ऐसे रखा ना? तो बताइए पूर्व पश्चिम दिशा में रखा या हमने कुंडली का तल यहाँ पर ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण में रखा? यहाँ ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण में रखा, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बने? पूर्व पश्चिम में बने। अगर आपको उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो कुंडली का तल कहाँ रखना पड़ेगा? पूर्व पश्चिम में। ये पिछले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में या इसके और पहले अपन यही समझते थे कि अगर हम कुंडली को लटका दें फ्रीली तो वो कैसे, किस दिशा में ठहरती है? वो ठहरती है कुंडली का तल पूर्व पश्चिम दिशा में, जिससे कि उसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बन जाए? उत्तर दक्षिण दिशा में बन जाए। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, ध्यान देना। देखो ये लिखा है, इसमें क्या होता है? एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार फ्रेम होता है जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूम सकता है। फ्रेम पर विभिन्न फेरों वाली कुंडलियां होती हैं जिन्हें तांबे के तार पर लपेट के बनाते हैं। वह कुंडली का उपयोग नापे जाने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। वृत्ताकार फ्रेम के केंद्र पर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रख देते हैं, ठीक है, जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। वृत्तीय स्पेन पर इसका एक पाठ्यांक पढ़ने के लिए एल्यूमिनियम का संकेतक लगा देते हैं। ये तो इसकी व्याख्या हो गई। अब इधर आ जाओ कि प्रयोग प्रारंभ करने के लिए हम क्या करते हैं। प्रयोग प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम वृत्तीय कुंडली को चुंबकीय यामोत्तर में लाते हैं। सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? चुंबकीय यामोत्तर में। चुंबकीय यामोत्तर में लाते हैं, व फिर प्रयुक्त चुंबकीय कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बताओ? μ0 यही होता है, ठीक है। और इसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होगी। स्पष्ट है कि इस स्थिति में केंद्र पर स्थित चुंबकीय सुई पर दो बल काम करेंगे। दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, कौन कौन से? एक तो बी जो कुंडली का बना, और एक BH जो किसका बना? पृथ्वी का है। दोनों लंबवत होंगे, ठीक है। अतः उस पर स्पर्शीय नियम लागू हो जाएगा। यहां पर एक नोट लिख लो कि कुंडली का तल कैसा होना चाहिए। कुंडली का तल बोलो किस दिशा में होना चाहिए? क्या बताया अभी? ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण दिशा में। तल ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए।
ठीक है, ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण दिशा में होगा तो फिर क्या हो जाएगा, टेंजेंट नियम लग जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ BH, इसको सही कर लो, B बराबर BH tan थीटा। अब देखो ये टेंजेंट नियम है, B का मान क्या होता है बोलो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r रख दिया, BH tan थीटा। इधर से I का मान निकाल लो, तो BH बटे क्या आ जाएगा, इतने से भाग दे दो, म्यू नॉट एन अपॉन 2r दे सकते हैं भाग, ठीक है। इस 2r को ऊपर ले जा सकते हैं, तो I बराबर क्या आया, 2r BH अपॉन म्यू 0 n tan थीटा। इसमें इस BH को छोड़ दो अकेला, तो ये जो म्यू नॉट n अपॉन 2r है, ये किसके लिए है, ये n किसके लिए है, धारामापी के लिए, धारामापी में फेरों की संख्या, r धारामापी कुंडली की त्रिज्या, तो ये म्यू 0 n बटे 2r है, ये पूरा का पूरा धारामापी नियतांक है, धारामापी के लिए यूज हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कैपिटल G। तो I बराबर क्या आया, BH बटे G, क्योंकि BH थोड़ी ना धारामापी से संबंधित है, म्यू 0 n 2r ये धारामापी से संबंधित है, तो इसलिए इसको बोला धारामापी नियतांक। तो G बराबर क्या आया बोलो, म्यू नॉट n बटे 2r, इसको कहते हैं धारामापी नियतांक। तो I बराबर क्या आ गया, BH बटे G tan थीटा, और G क्या है, धारामापी नियतांक। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि BH भी कभी चेंज नहीं होगा एक जगह पर। एक जगह की बात करेंगे जहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पृथ्वी का क्षैतिज घटक बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। और G जो अपन कंपनी ने बना के दिया है गैल्वेनोमीटर, उसमें ना फेरों की संख्या बदलेगी ना उसकी त्रिज्या बदलेगी, तो यानी BH बटे G भी क्या हो जाएगा, नियतांक। जब BH बटे G नियतांक हो जाएगा तो I समानुपाती सीधे सीधे क्या ले सकते हैं हम, tan थीटा। तो I समानुपाती यहाँ पर आता है tan थीटा। तो tan थीटा के हिसाब से धारा का मान धारामापी निकालता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में स्पर्शजा धारामापी में जो खांचे बने होंगे पॉइंटर के लिए, वो क्या एक उनके बीच में, खांचों के बीच में एक समान गैप होगा, जैसा कि हमने चुंबकीय उसमें प्रभाव में वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़े थे, तो I समानुपाती थीटा आता था, वहाँ एक समान होते थे, तो यहाँ एक समान होंगे क्या, I समानुपाती tan थीटा है। अगर मैं थीटा को 0 लिखूँ तो tan 0 0 हो जाएगा। अब थीटा को अगर मैं मान लो 90 लिख देता हूँ तो tan 90 का मान तो फिर कितना होता है, अनंत होता है। तो यानी बहुत तेज़ी से ये वेरी कर रहा है, तो अलग अलग होते हैं। तो I समानुपाती क्या हो गया इसमें, tan थीटा, ठीक है। देखो अभी तक ये तो धारामापी गुणांक हो गया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि स्पर्शजा धारामापी में विक्षेप को धारा का मान सीधे नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते सीधे, क्योंकि विक्षेप मान लो 30 आया तो पहले tan 30 निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख के ही अपन बता दें कि ये सुई जो है 30 पे पहुंच गई तो 30 एम्पियर हुआ, वो अपने को tan निकालना पड़ेगा, जितना विक्षेप उसमें tan, उसका tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर थीटा का मान 45 है तो फिर I बराबर K होगा, यानी परिवर्तन गुणांक कुंडली में प्रवाहित धारा के बराबर तब होगा जब थीटा कितना हो जाए, 45। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जैसे मान लो धारामापी की सुग्राहिता, तो हमने वोल्ट मीटर और अमीटर में भी सुग्राहिता पढ़ी थी। सुग्राहिता क्या होती है, इकाई धारा के लिए विक्षेप का मान, तो थीटा बटे I ये सुग्राहिता हो गई। ये सुग्राहिता किसके बराबर आएगी, I का मान लिख दो तो ये 1/K के बराबर आ रही है, यानी 45 डिग्री पर सुग्राहिता अधिकतम होती है। इस पॉइंट को याद रख लो, ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि धारा इसमें कहाँ पर सुग्राहिता कितने कोण पर अधिक होती है। तो यहाँ पर धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है, 45 डिग्री पर अधिकतम होती है, ठीक है। स्पर्शजा धारामापी में कुंडली धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र केवल एक छोटे भाग में ही एक समान होता है, तो चुंबकीय सुई कैसी लेनी चाहिए, छोटी लेनी चाहिए, अदरवाइज फिर वो स्पर्शजा नियम लागू नहीं हो पाएगा। दोष क्या है, दोष ये है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता है, इतना बड़ा होता है ये, और जो छोटे छोटे गैल्वेनोमीटर होते हैं वो जरा जरा से होते हैं। सुग्राहिता कम होती है, इससे ज़्यादा धारा नहीं नाप सकते,
इसको बार बार अपने को क्या करना पड़ता है, चुंबकीय आमुत्तर में एडजस्ट करना पड़ता है। ये इसके कुछ वो हैं दोष। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर कुछ मान लिखे हैं, किसका किसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। ये इकाइयाँ हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और यहाँ यूज़ किया ना, जैसे एक मैक्सवेल 10⁻⁻8 बेवर, एक एब हेनरी, इनको एक बार पढ़ लेना।